आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से हैं उन पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, कक्षा 7 का विद्यार्थी इलम कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ में बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? परिभाषिक, ट्रांसलैंग्वेजिज्म योग्यता, कोड से आगे जाना, कोड मूविंग, कोड जाल, कोड मैचिंग या फिर अंतर भाषा। तो देखिए, ये आपकी क्या होती है, जब एक से ज्यादा भाषाओं को आप फ्रीक्वेंटली बोल पाते हैं, ठीक है, प्रवाह के साथ में, तो वहां आपका होता है परिभाषिक ट्रांसलैंग्वेजिज्म योग्यता। क्या होती है आपकी? ट्रांसलैंग्वेजिज्म योग्यता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप इससे पहले भी ये चीजें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख चुके हैं, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपका आया है, लगभग हर एक सेट में हमें देखने को मिला है। बस ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, जैसे एक में ये था कि एक टीचर क्या करती है, पहले एक कहानी को बोलती है, फिर बच्चों से उन्हें उनकी भाषा में बोलने को कहती है, फिर इंग्लिश भाषा में बोलने को कहती है। तो जब इस तरह से हम एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग सरलता के साथ में करने लगते हैं, तो वहां पे आपका क्या होता है? परिभाषिक या फिर ट्रांसलैंग्वेजिज्म योग्यता आपकी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, भाषा अधिगम मतलब भाषा को सीखने से रिलेटेड। ये आपका जो भाषा अधिगम होता है, देखिए एक होता है भाषा अर्जन, जो भाषा आप खुद से अर्जित करते हैं बिना सीखे पढ़े। आप जैसे कि हमारी मातृभाषा हो गई या फिर हमारी क्षेत्रीय भाषा हो गई, जहां पे हम रहते हैं, वो आपकी भाषा हो गई। जैसे आप आस पड़ोस से लोगों को देखकर सीख रहे हैं, वो आपका भाषा अर्जन होता है। अधिगम होता है कि आप एक भाषा को सीख रहे हैं एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ है आपका सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, देखिए कोई भी भाषा, आपको जो पहले से भाषा आती थी, आपकी जो घर की भाषा थी, क्या वो भाषा कभी भी आपकी नई भाषा को सीखने में अवरोध पैदा करेगी? नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग बताएगी। आपको जो भाषा आती है, आप कहीं ना कहीं उसके जो कौशल हैं, उसकी जो आपकी दक्षता है, वो कहीं ना कहीं आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं दूसरी भाषा में। ठीक है, तो ये अवरोध पैदा कभी नहीं करती है। इस तरह का ऑप्शन आपका कभी भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। भाई ये भी कोई बात नहीं हुई कि लेना देना क्यों नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कि आप बिल्कुल ब्लैंक जा रहे हैं और फिर कोई भाषा सीखने जा रहे हैं, तो क्या लगेगा आपको? एक बहुत आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। किसी इंसान को ऐसे कुछ समझ आ ही नहीं सकता। वो कुछ तो जानता है, वो बचपन से ही बच्चा हमारी भाषा को एक तरह से समझना सीख जाता है। एक बहुत छोटा बच्चा भी, 1 साल से छोटा बच्चा भी समझता है। उसको कहो आओ जाओ ये दो लो, वो समझता है हमारी उस भाषा को। तो वही भाषा उसकी होती है जो एक बेस का काम करती है उसके आगे की अंडरस्टैंडिंग में। तो लेना देना नहीं है, ये पॉइंट भी आपका गलत है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, ये आपका पॉइंट सही हो सकता है। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा अधिगम दोनों पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से अलग नहीं है, इंटरलिंक्ड ही है। हम एक भाषा जो हमें आती है, हम उसके कौशल को दूसरी भाषा में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वहां ये हमारी हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। देखिए ऑप्शन शायद देखने की भी जरूरत नहीं है। ये जब इस तरह की रोजमर्रा की चीजें पढ़ाने के लिए या कुछ चीजें समझाने के लिए आपको लाई जाती है ना, शब्दावली एक नई आपके अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे आपका होता है रियल या का सिद्धांत। मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हीं को दिखा के, उन्हीं के साथ में बच्चों को अवगत करा के वो शब्द उनको सिखाए जाएं। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही होगी? किचन से रिलेटेड उनको टर्म्स जो होंगी या फिर वो चीजें समझाई जा रही होंगी। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री देखिए ये आपको हो सकता है लगे कि पढ़ाने के लिए लेकर आई जा रही है, तो शिक्षण सामग्री है। ये शिक्षण सामग्री नहीं है। आपने कोई चार्ट बनाया, तो इस तरह की चीजें आपकी शिक्षण सामग्री के अंदर आती हैं, जो टीएलएम आपका होता है। बाकी वास्तविक वस्तुएं, यही आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब रोजमर्रा की चीजें आपके सामने लाई जाएंगी आपको सिखाने के लिए, तो वहां पे आपका रियलिया होगा या फिर वास्तविक वस्तुएं। खाना पकाने को अब ये इसलिए थोड़ा ना टीचर वो लेके आइए कि बच्चों को फिर खाना पकाना सिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? घोषणात्मक ज्ञान क्या है? देखिए ज्ञान कितने तरह के होंगे यहाँ? घोषणात्मक होगा और प्रक्रियात्मक होगा। ठीक है, घोषणात्मक
कौन सा ज्ञान होगा? जब आपको किसी चीज का नियम पता है, आपको उसकी परिभाषा पता है, तो वो आपका घोषणात्मक ज्ञान हो गया। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? जब आपको वही नियम, वही परिभाषाएं इंप्लीमेंट करती आ जाती हैं, उनका प्रयोग करना आ जाता है, आपको ये पता लग जाता है कि किस तरह से उस चीज को आपने उपयोग करना है वास्तविक परिस्थितियों में, तो वहां आपका क्या होता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है। तो देखिए, अगर बात होगी आपको सिर्फ कोई नियम तथ्य बताने की कि आपने ये जाना, आपको ये बताया गया, तो आपका घोषणात्मक ज्ञान है। जब बात होगी कि प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया, इस तरह उसे यूज में लाया गया, तो वो सारी चीजें आपकी कहाँ आएंगी? प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंदर आएंगी। तो ऑप्शन देखते हैं, किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, तो उच्चारण करना जानना, ठीक है। शब्द आप जानना से भी ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ जाना है, प्रयोग थोड़े किया है। नेक्स्ट है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए, ठीक है, जब कोई आप काम किस तरह से करेंगे, वही ऑप्शन आपका क्या होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ तो सिर्फ तत्वों के बारे में ज्ञान मिल रहा है, यहाँ पर आप त्रुटि पहचानना सीख रहे हैं, लेकिन आप वास्तविक स्थिति में कहाँ कोई काम कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को कहाँ अपना रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये देखिए, ये आपका समालोचनात्मक साक्षरता होगी, ठीक है, सिर्फ विश्लेषण नहीं आएगा, समालोचनात्मक साक्षरता यहाँ पर आपकी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेलिज्म क्या है? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 137 था शायद, जो हमने ट्रांसलैंग्वेलिज्म जिसका ऑप्शन सही था, उसको अगर अच्छे से समझाए तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है ऑप्शन, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। भाषाओं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं? ऑप्शन नहीं हो सकता आपका राइट, ना ये ऑप्शन आपका सही है। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। तो यही तो हम समझ रहे थे कि जब एक से ज्यादा भाषाओं को हम प्रवाह करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तब आपका क्या होता है? ट्रांसलैंग्वेलिज्म आपका वहां पर होता है। कितनी भाषाएं पढ़ानी जानी चाहिए शिक्षा नीति का भाषा, ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सिखाने के, ठीक है, देखिए ये आपको जो लेखन कौशल है, ये भी मैं देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हर आपसे हर एक सेट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ऑप्शन नहीं देखते हैं, सीधा बात करते हैं। हमारे मन में कुछ विचार होते हैं, ठीक है, उन विचारों के बारे में हम सोचते समझते हैं। मान लीजिए कि आप ही को कुछ लिखना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो उस चीज के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। विचार करने के बाद आप क्या करेंगे? एक रूप, जो उसके मुख्य बिंदु होंगे, उन चीजों के बारे में सोचेंगे कि भाई ये चीजें मुझे इसके अंदर डालनी ही डालनी है, तो ये पॉइंट आपके मुख्य पॉइंट हो गए। उन मुख्य पॉइंटों को फिर मिलाकर आप क्या करेंगे? एक रूपरेखा उसकी तैयार करेंगे। फिर आप उसका क्या करेंगे? प्रारूप लिखेंगे, और उसके बाद में संपादन उसका हो, अंतिम रूप देना आपका लास्ट होगा, ठीक। तो अब देखिए ऑप्शन में, देखिए कहां हमारा इस हिसाब से ऑप्शन सही बैठता है। पहला है मानस मंथन रूपरेखा। देखिए मुख्य बिंदु आपके पास है नहीं, तो रूपरेखा आप किस चीज के ऊपर तैयार करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके मन में विचार हैं, आपने उनकी रूपरेखा दे दी, लेकिन यहाँ फिर ये होगा कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स तो आपसे छूट जाएंगे। ये हो सकता है क्योंकि आपने उन्हें नोट ही नहीं किया कि क्या चीजें वो इंपोर्टेंट है जो आपने उसके अंदर डालनी ही डालनी है। तो पहले इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना। अब प्रारूप लिख दिया, रूपरेखा बाद में तैयार हो रही है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका मानस मंथन, मुख्य बिंदु, प्रारूप लिखना, उसके बाद संपादन देखिए रूपरेखा से पहले हो गया, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 ही बचा, मानस मंथन, उसके बाद मुख्य बिंदुओं को लिखना, उसके बाद रूपरेखा को तैयार करना, फिर उसका प्रारूप लिखना, एक तरह से ड्राफ्ट उसका बनाना, उस ड्राफ्ट का संपादन, और उसे फिर अंतिम रूप देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर आप लॉजिकली क्वेश्चन को समझ के आप करेंगे ना, तो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप अपने नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी हिंदी पेडागोजी या फिर सीडीपी के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, बशर्ते है कि आप उस सिनेरियो में सोच पा रहे हैं, उस तरीके से सोच पा रहे हैं जिस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को सेट किया है, आप वो पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी को कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, तो इस कौशल को क्या कहेंगे? अब देखिए श्रवण कौशल सिर्फ सुनना तो ये होता नहीं है,
ठीक है, क्योंकि सिर्फ सुन नहीं रहा है, मुख्य बिंदुओं को समझ भी रहा है और फिर उन्हें लिख भी रहे हैं। सिर्फ लेखन कौशल भी ये नहीं है, ठीक है, आपका कॉग्निटिव भी नहीं है, ये आपकी उस तरह की समझ और ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, ये आपका क्या है, अध्ययन कौशल है। जब आप किसी विशेष वक्तव्य को सुनते हैं, उसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं, फिर उन्हें लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका होता है अध्ययन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों के सामने करने वाली साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहते हैं। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिख के देखिए, ये आपका पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न होगा। ये टाइपोलॉजी आपकी कौन सी होगी, एक्स्ट्रापोलेटिव होगी। क्या होगी, एक्स्ट्रापोलेटिव होगी। आपने एक चीज को पढ़ा, फिर आप उस चीज को कहीं ना कहीं अपने उसमें कल्पना कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उस तरह से। तो जब आप एक चीज को रियल में पढ़कर उस चीज को इस तरह से महसूस करते हैं, उसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेटिव टाइपोलॉजी आपकी प्रश्न की होती है। नेक्स्ट देखिए, अभिव्यक्ति में क्या होता है, सिर्फ अपने विचारों को प्रकट करना, लेकिन यहाँ उस चीज की कल्पना करना, उस दर्द को महसूस करना, उन कठिनाइयों को महसूस करना भी शामिल है। तो यहाँ पे अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात नहीं है कि सिर्फ प्रश्न का उत्तर देना है। आपने उन दुखों और कठिनाइयों को पहले महसूस किया है, उनकी कल्पना की है रियल सिनेरियो में, वास्तविक परिस्थितियों में, कि उसने किस तरह से उन चीजों को किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ाती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4 समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें, जो कि एकदम मूल जैसा ना हो। मूल जैसा नहीं हो, इसका मतलब ये है कि कुछ आपने जो सुना है ना, अब आपने सुन तो लिया, उसको समझिए और फिर उसको अपने हिसाब से शब्द दीजिए। एक तरह से ये इसका ऑप्शन हो गया। जहां पे आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाए, वहां आपका अनुच्छेद श्रुत लेख होगा। लेकिन देखिए, यहाँ आप लेमिनेट करना सीखिए थोड़ा सा। ये सिर्फ लेखन कार्य तो था नहीं, यहाँ पे आपने सुना भी है और समझा भी है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। ध्यान पूर्वक सुनने का यही मतलब हुआ ना कि आपने समझना है कि वो क्या कह रही है। सिर्फ श्रवण कार्य भी आपका नहीं है, तो या तो सामूहिक श्रुत लेख हो सकता है या फिर ये अनुच्छेद श्रुत लेख हो सकता है। तो अनुच्छेद श्रुत लेख के जो मूल विशेषताएं हैं वो ये कहती हैं कि जब आपको एक चीज को सुनाया जाता है, ताकि आप उसे अच्छे से समझकर अपने शब्दों में उस चीज को, अपने विचारों को प्रकट करें एक समूह में बैठकर, वहां पे आपका क्या होता है, अनुच्छेद श्रुतलेख आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। देखिए, अकादमिक भाषा में यहाँ मतलब होगा आपका जो दूसरी आपकी भाषा है ना, वो आपने समझनी है। क्या करनी है, आपने अपनी दूसरी भाषा को समझना है। तो ये आपका जब दूसरी भाषा को समझने से रिलेटेड आपका ये भाषा में निपुणता की बात होती है, तो वहां आपका क्या होता है, CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो वहां पे अगर हम कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी की बात करें, तो दूसरी भाषा से जो रिलेटेड है वो आपकी CALP होती है। और BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी क्या होती है, जब आप मतलब एक दूसरे के सामने रहकर जो आप नॉर्मल बात करते हैं ना, फॉर्मल वहां पे चीजें नहीं होंगी, तो वहां पे आपकी क्या होती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होती है। रोजमर्रा में जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर, वो आपकी होती है BICS। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही, एक सेकेंड, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है जो सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, आई थिंक यही ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि शास्त्रीय भाषा की कहीं पे भी त्रिभाषा में बात नहीं की गई है। इंग्लिश की बात की गई है, आपकी मातृभाषा की बात की गई है, और जो आपकी भारतीय भाषाएं होती है उनमें से कोई भाषा आपने सीखनी होती है। तो शास्त्रीय भाषा का यहाँ पे वो नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखिए, मातृभाषा की बात है, भारतीय भाषाओं की बात है, जो तीसरी भाषा आपने सीखनी है, और अंग्रेजी की भी बात है वहां पे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे किसकी बात होती है कि घर की जो भाषा होती है या फिर जो मातृभाषा होती है, उससे वो बच्चा पहले से अर्जित किए हुए होता है और फिर उसको 2 भाषाएं और सीखनी होती हैं। यही है आपका त्रिभाषा सूत्र। उसी के अकॉर्डिंग अब देखते हैं। देखिए, सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से शुरू करते हैं या घर की भाषा से, अंग्रेजी माध्यम से नहीं, मातृभाषा या फिर आपकी घर की भाषा से शुरू करते हैं। ये आपका गलत हो गया। राज्य की भाषा नहीं, गलत हो गया। अपने विद्यालय की शिक्षा राज्य भाषा हिंदी से शुरू करते हैं, ये भी आपका गलत है। हिंदी से भी नहीं करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा से शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं और सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। जो अधिगम प्रतिफल होंगे वो जो शिक्षार्थी होंगे उसको किस में समर्थ बनाएंगे? तो देखिए, ये आपका व्याकरणिक ज्ञान का मापन, सिर्फ व्याकरणिक ज्ञान का मापन यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी सभी चीजें आएंगी क्योंकि ये आपका अधिगम से रिलेटेड है, किसी एक पर्टिकुलर चीज से नहीं है। तो जो भी आपकी दक्षता होंगी ना, वो सारी दक्षताओं को मापन करने के संदर्भ में प्राप्त किया जाते हैं अधिगम प्रतिफल। तो भाषागत तथ्य नहीं होंगे, सभी कौशलों के अधिगम को न्यूनतम स्तरों पे प्राप्त करना, ये नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका अधिगम प्रतिफल होगा ना, वो सिर्फ आपके ज्ञान से रिलेटेड नहीं होगा, वो बात करता है आपकी दक्षता और कौशल पर। तो इसका जो मेन फोकस रहता है वो कहाँ रहता है कि आप किस तरह से सामाजिक जीवन में उस भाषा को उचित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, वहां आपकी क्षमता या दक्षता कैसी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये आपके कुछ हिंदी के पेडागोजी के प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। बहुत सारी चीजों को ये आपकी क्लियर करेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं हर ऑप्शन को। तो आप खुद भी ये रियलाइज कर रहे होंगे कि कई सारी, जैसे कि ये आपका BICS, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड टर्म हो गई, आपके भाषा कौशल हो गए, अध्ययन कौशल, लेखन कौशल, ठीक है, जो आपका लर्निंग वो सॉरी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग होता है। ये चीजें आपकी क्या है आ रही है, हर किसी एग्जाम में आपसे पूछी जा रही है। ट्रांसलैंग्वेलिज्म हो गया आपका, बहुभाषावाद हो गया आपका, इंटरलैंग्वेलिज्म हो गया। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं। आप पेपर को ध्यान से पढ़िए, हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपकी। अगर आप अलग से, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी करके जा रहे हैं ना, और आप अलग से कोई और हिंदी के लिए पेडागोजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी आप 8 से 10 क्वेश्चन तो मैं कहती हूँ कि आपके कहीं नहीं गए अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। ध्यान से पढ़िएगा, समझकर पढ़िएगा, हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए मत सोचिएगा कि आप नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, इसी साल आपने ये क्लियर करना है अगर फॉर्म फिल किया है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, इस साल कम करोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर इतनी ही करनी पड़ेगी और आपको ज्यादा भी करनी पड़ेगी। तो एक ही बार में ज्यादा मेहनत कर लीजिए और अपना क्लियर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो आपको कंटेंट, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।